हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साथ के साथ में आपका ये जो बोलना चाहिए एक तरह से प्रिपरेशन पीरियड चल रहा है वो आपका उसको भी आप एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा। सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज आइडियो ग्रोन। दिस इज रिचा शर्मा, योर सोशल साइंस एजुकेटर। जैसे कि आपको पता है हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के रिगार्डिंग जो आपका फर्स्ट टर्म का जो भी कोर्स था, सिलेबस था, वो हमने फुल्ली कंप्लीट कर दिया है विद आपके एमसीक्यूज। राइट, आपको साइंस, सोशल साइंस एज वेल एज जो मैथ्स है आपके, ये जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनका तो हमने आपका एमसीक्यूज के साथ कंप्लीट कर ही दिया है। साथ के साथ में आपके लिए हम इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर भी लेके आ गए। ये तो हो गई बच्चा 9th एंड 10th की बात। अब जैसे कि आपको पता है 9th एंड 10th के अलावा भी हमने क्या किया, हमने क्लास 11th एंड 12th के लिए भी हम कुछ कोर्सेज लेके आए, जिसके अंदर आपको पता है मैं 11th को क्या पढ़ाने वाली हूँ, ह्यूमैनिटीज पढ़ाने वाली हूँ। उसके अंदर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस करवा रही हूँ, जिसका ये आज सेकंड लेक्चर है, जो कि चैप्टर नंबर 3 पे है आपका क्या, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये चैप्टर हम करने वाले, इसका ये आपका वन शॉट वीडियो है। इसके बाद फिर मैं आपको इस वीडियो के बाद मैं आपको इसके एमसीक्यूज भी करवाऊंगी, जिसके कारण आपको चैप्टर पूरे तरीके से समझ में आ जाए, साथ के साथ में आप अपने एग्जाम की भी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके मेरे साथ। सो जुड़ जाइए आप मेरे साथ अच्छे से और बिल्कुल फ्री होके आप मतलब पूरी तरीके से फ्री होके आराम से बैठिए और चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। बट जैसे कि आपको पता है कि मैम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ तो बोलती ही है, तो आज कैसे मैं छोड़ सकती हूँ, राइट। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एज वेल एज सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको बेल आइकन पे प्रेस करना है, जिसके कारण आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी मेरा हमारे जो भी बोलना चाहिए, हमारे जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपना शेड्यूल बना सकते हैं। राइट बच्चा, और जब भी आप जो हमारी वीडियो आई है आपने देखा और देखने के बाद आपको लगता है वो जो ये वीडियो आई है हमने आपके लिए इतनी मेहनत से बनाई है, आपको लगता है वो आपके लिए यूजफुल है, तो आपको बस छोटा सा काम करना है, क्या, हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, जिससे हमें भी क्या मिले बच्चा, मोटिवेशन मिले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। So students, first of all, welcome in the class of political science. As you know that हम पॉलिटिकल साइंस का जो आपका बुक 1 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसका चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन हम करने जा रहे हैं। इसका वन शॉट वीडियो जो कि आपके टर्म 1 के अंदर आने वाला है। राइट बच्चा, सो इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एज वेल एज इस चैप्टर से आप क्या क्या समझने वाले हैं, एक तरह से इंट्रोडक्शन बोल लीजिए या फिर ओवरव्यू बोल लीजिए, वो मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर दिया है। In this chapter, we shall study the constitutional provision regarding election and representation. Okay? आप इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, आप जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है किसको लेके, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन को लेके, वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। We shall focus on the importance of the method of election chosen in our constitution and the implication of the constitutional provision regarding impartial machinery for conducting election. साथ के साथ में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से मेथड जो है इलेक्शन के, एज यू नो दैट बहुत सारे मेथड्स होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर इलेक्शन को लेके, तो हमारे यहाँ कौन सा इलेक्शन चूज किया गया है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन से इलेक्शन होते हैं आपके, साथ के साथ में हम उनको कंडक्ट करने के लिए कैसी कैसी चीजें, कौन कौन सी मशीन एंड ऑल क्या क्या यूज करते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ में हम कुछ सजेशन और जिसकी हमें जरूरत है चेंज करने की, अमेंड करने की, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। साथ के साथ में जब तक ये चैप्टर आप लास्ट तक, मतलब जब एक तरह से बोलना चाहिए जो आपकी लास्ट स्लाइड होगी आपकी, जब तक आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, इलेक्शन क्या होता है आपका, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन के बीच में क्या कनेक्शन होता है आपका, एंड डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन आपके क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, हमने कौन सा बोलना चाहिए सिस्टम अडॉप्ट किया और क्यों किया, उसके ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारी कंट्री के लिए वो सूट करते हैं आपके, द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन,
और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन होता है उसका क्या अपना एक इम्पोर्टेंस है, क्या अपना रूल है, मतलब रोल है उसका। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि द डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, हमें क्या क्या और रिफॉर्म करने की नीड है। ओके, तो ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। और साथ के साथ में जैसे कि ये आपका सिलेबस का तो चैप्टर है, इसके अलावा भी आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए बच्चा इसके रिगार्डिंग कि आपका पॉलिटी क्या होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्शन क्या होते हैं, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कैसे इलेक्शन होते हैं, कौन सा हम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कैसे हम प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट बनती है वो कैसे होती है। तो ये इन सब के बारे में आपको अवेयर, आपको क्या अकॉर्डिंग टू मी हर सिटीजन्स को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। ओके बच्चा, नाउ अब ये तो हो गई, हमने बात कर ली हम क्या क्या एंड ऑल पढ़ने वाले हैं। अब मेन हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर जो आपका चैप्टर है वो स्टार्टिंग है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी से। ओके बच्चा, अब यहाँ हमारा इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी जब दोनों वर्ड दिए गए, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से शायद हो सकता है लिंक हो। आप भी यही सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है जिसके अंदर इलेक्शन होते हैं, ऐसा सोच रहे हैं क्या आप? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, बट मैं आपको इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है और हम कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ जरूर बताऊंगी। ओके, सो देयर इज नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी। All citizen cannot take direct part in making every decision. Okay, इलेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, सिंपल सा ये एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं या हम चूज करते हैं। किसको चूज करते हैं? हमारे लीडर को, राइट। अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो हम हमारे पीएम की, या हमारे स्टेट की बात कर रहे हैं तो हमारे सीएम को चूज करते हैं। जैसे हम, और अगर हम छोटे लेवल पे बात करें, जैसे कि अगर आप स्कूल में होते हैं, स्कूल के अंदर अगर हम बात करते हैं आपके क्लास की, तो क्लास में आप मॉनिटर को चूज करते हैं एंड देन फिर आपके हेड गर्ल, हेड बॉय, इन सबको चूज किया जाता है। वैसे हमारे कंट्री के अंदर भी होता है कि हम इलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, अपने हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे पीएम है, जो हमारी गवर्नमेंट है, हम उसको क्या करते हैं, हमारे जो लीडर है स्पेशली, ओके, उसको हम क्या करते हैं, चूज करते हैं बच्चा। ओके, अब क्या बोला जा रहा है, ऑल सिटीजन कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन। ओके, सो एज यू नो दैट कि भैया इंडिया तो वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है, राइट। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, तो इट इज पॉसिबल, आपको लगता है ये चीज पॉसिबल है कि हर एक डिसीजन के अंदर जो भी सिटीजन है सब लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पार्ट ले सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल बच्चा, राइट। और आप भी ये चीज बहुत अच्छे से समझते होंगे कि सबके अपने अपने ओपिनियन होगा, कोई किसी का लिए बोलेगा कि नहीं इसमें ऐसा करना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए हम डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते। अगर हम डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते तो हम फिर कैसे पार्टिसिपेशन करते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो हम देखेंगे। ओके, देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, इसलिए हम हमारी पसंद का लीडर चूज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम ये सोचते हैं कि जो हमने लीडर पसंद किया, हम वो कौन सा लीडर पसंद करते हैं जिसकी सोच हमसे मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि वो जो डिसीजन लेगा वो एक तरह से हमने ही उसे चूज किया है, तो उसके ही थ्रू हम हमारा डिसीजन ले रहे हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे होता है आपका क्या करने का, किसी भी डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेट करने का। गॉट इट बच्चा, समझ में आया आपको? दिस इज हाउ इलेक्शन बिकम इम्पॉर्टेंट। और इसलिए जो आपके इलेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर एक जो सिटीजन है, हर एक जो नागरिक है, वो डायरेक्टली आपका पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है किसी भी, बोलना चाहिए, डिस्कशन के अंदर, किसी भी डिसीजन के अंदर। इसलिए हम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन करते हैं, और वो जो इनडायरेक्टली हम पार्टिसिपेशन करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, वो हम करते हैं इलेक्शन के थ्रू। ओके, इलेक्शन के थ्रू हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, हम हमारे लीडर को चूज करते हैं एंड वो हमारे बिहाफ में क्या करता है, डिसीजन लेता है। और इसी मतलब ये जो हमारा प्रोसीजर है, इसलिए बोला जाता है जो इलेक्शन है वो आपके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, गॉट इट, समझ में आया आपको? नाउ इलेक्शन हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जैसे कि आपका बोला जा रहा है जो इलेक्शन है आपके, वो आज के डेट में एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस का बहुत ही ज्यादा विजिबल सिंबल है।
ओके, एंड आई एग्री विद दैट, बट वी कांट से दैट, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मतलब अगर किसी भी कंट्री के अंदर इलेक्शन हो रहा है इट मीन्स वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, क्योंकि डेमोक्रेसी का अपना ही खुद का एक डिफरेंट मीनिंग होता है, जो आपने क्लास 9 के अंदर आपका जो वाई डेमोक्रेसी एंड ऑल जो चैप्टर था आपका, वो आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने हमने कुछ स्टोरीज देखी थी पाकिस्तान की एंड और भी कुछ कंट्रीज थी, हमारी चाइना थी, तो इन कंट्रीज के हमने क्या देखी थी, कुछ डेफिनेशन देखी थी डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, राइट। तो हम उसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि डेमोक्रेसी, वो कंट्री डेमोक्रेसी है या नहीं है, उन फीचर्स के ऊपर डिसाइड करते हैं, ना कि हम इलेक्शन के बेसिस पे बोल सकते हैं कि वो कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर अगर इलेक्शन हो रहा है तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह से इलेक्शन उसका पार्ट हो सकता है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि इलेक्शन हो रहा है तो मतलब वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, सो a direct democracy is one where the citizen directly participate in the day-to-day decision making and the running of the government। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, if we are talking about the direct democracy, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा, a direct democracy is one where the citizen directly participate। एक जो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो वहां बोली जाती है जहां सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है आपके डे टू डे जो भी आपका डिसीजन होता है उसके अंदर, जिसके कारण आपकी गवर्नमेंट क्या कर सके, रन कर सके। मतलब कि गवर्नमेंट जो भी आपका डिसीजन ले रही है या कुछ भी करने वाली है, ओके, तो उसके अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसका, सिटीजन का, उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। नाउ the ancient city state in Greece were considered example of direct democracy। और अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट सिटी में एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें तो उधर एक हमारी, जैसे कि आपको पता ही एक कंट्री है ग्रीस करके, तो ग्रीस को एक तरह से बहुत अच्छा एग्जाम्पल बोला जा रहा है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, बिकॉज वहां की जब पॉपुलेशन थी वो इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, तो लोग बाग डायरेक्टली क्या करते थे, वहां पार्टिसिपेशन कर लेते थे, इसलिए उसको बहुत अच्छा, या एक तरह से हम उसको है ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, किसको, ग्रीस को बच्चा। ओके, बट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी पार्टिसिपेट व्हेन आवर डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय लेक्स एंड करोड़ ऑफ द पीपल। अब क्या बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ तो ये वो जो आपका ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी बच्चा वो कहाँ पॉसिबल है, जहां आपकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो। अगर आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, वहां ये चीज पॉसिबल नहीं है, और आप खुद भी सोच के देखिएगा कि आपको भी लगेगा इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। इसलिए इंडिया के अंदर भी ये चीज क्या है, डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है वो हमारी पॉसिबल नहीं है। हम कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट वे में करते हैं। ओके, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कैसे। इन सच एन आर्ग्यूमेंट citizens choose their representatives who in turn are actively involved in governing and administrating the country। और इसलिए क्या करते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर को चूज करते हैं, जो क्या करते हैं, कंट्री को और हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको चलाने का, उसको बोलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव करने का क्या करता है, काम करती है। ओके बच्चा, नाउ the citizen have a limited role in taking major decision and in running the administration। और इसलिए बोला जा रहा है जो सिटीजन का है वो एक तरह से लिमिटेड रोल होता है किसी भी बड़े फैसले को, मेजर डिसीजन को लेने में और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। हमारा कहाँ तक रोल होता है कि हम हमारी चॉइस से, जिससे हमारे जिस लीडर से हमारे क्या बोलने चाहिए, हमारे जो भी हमारे व्यूज हैं वो मिलते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग हमारे लीडर्स को चूज करते हैं और हम उसी के थ्रू मानते हैं कि वो हमारे बिहाफ में क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। सिटीजन आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए जो सिटीजन है वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ना कि डायरेक्टली डिसीजन लेते हैं। ओके, और किसके थ्रू लेते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। द मेथड फॉलो टू चूज दिस रिप्रेजेंटेटिव इज रिफर्ड टू एज एन इलेक्शन। और जो ये मेथड है जिसके कारण हम क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, उसी मेथड को, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं बच्चा, इलेक्शन बोल रहे हैं। ओके, इलेक्शन के थ्रू ही हम क्या करते हैं, हम हमारे लीडर को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चूज करते हैं, जिसके कारण वो हमारे बिहाफ में क्या कर सके, डिसीजन ले सके या हमारी कंट्री को बहुत अच्छे से रन कर सके। ओके बच्चा,
नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल अबाउट इलेक्शन। लेकिन जैसे कि हमें पता है हर चीज के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वैसे ही इलेक्शन के अकॉर्डिंग भी, इलेक्शन के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया गया है, लिखा गया है। ओके बच्चा, नाउ द डिटेल आर यूजुअली लेफ्ट टू बी वर्क आउट बाय लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। और बाकी का जो भी आपके बचा हुआ वर्क होता है, बचे हुए जो लॉ होते हैं, वो कौन बनाता है, वो आपका लेजिस्लेचर बनाता है। जैसे कि आपको पता है हमारे तीन, एक तरह से आपके क्या बोलना चाहिए, आपकी पावर्स को डिवाइड करके रखा है आपको तीन प्रोसेस के अंदर। जैसे कि आपका एक क्या होता है, आपका लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाने का काम करता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है जो क्या करता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, और एक आपका होता है जुडिशरी। अगर आपने लॉ को नहीं माना है या कोई भी सिटीजन उसको नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देने का काम करता है। ओके, सो दीज बेसिक रूल आर यूजुअली अबाउट। अब ये जो बेसिक रूल है वो कैसे हैं, क्या है, वो हम देखेंगे। क्या है आपके बेसिक रूल? वो बेसिक रूल ये है कि उसके अंदर बोला गया है कि वो कौन लोग हैं या कौन से वो सिटीजन हैं जो क्या है, जो वोट दे सकते हैं। हु इज एलिजिबल टू वोट, कि वोट के लिए कौन है जो वोट दे सकते हैं, कौन कॉन्टेस्ट लड़ सकते हैं, ठीक है, कौन लीडर के लिए खड़े हो सकते हैं। हु इज टू सुपरवाइज इलेक्शन, कौन इलेक्शन को सुपरवाइज करेगा। हाउ डू दी वोटर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वोटर्स जो है आपके वो कैसे रिप्रेजेंटेटिव को आपको चूज करेंगे। हाउ आर दी वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, और कैसे आपके जो वोट्स है उनको कैसे काउंट किया जाता है और रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ये आपके कुछ क्वेश्चंस है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वो कौन सी बोलना चाहिए क्राइटेरिया है, या वो कौन सी किस कंडीशन के कारण हम बोल सकते हैं कि कोई भी आपका जो वोट देना है वो किस बेसिस पे देगा। ओके, ऐसा तो है नहीं कि हर कोई जाके दे सकता है, उसके लिए भी तो कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे ना, उसके लिए भी तो कुछ क्राइटेरिया आपका सेट किया गया होगा ना कि आप एलिजिबल हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। वैसे ही अगर आपको वोट लड़ना है, ठीक है, आपको खड़ा होना है कि आपको लीडर के थ्रू खड़ा होना है, आपको वोट को कंटेस्ट करना है, तो उसके लिए भी कुछ आपकी क्या होंगे, क्राइटेरिया फिक्स किए गए होंगे। साथ के साथ में सुपरवाइज कौन करेगा आपके इलेक्शन को। ओके, वोटर कैसे, जो भी आपके वोटर्स होते हैं वो कैसे आपके चूज करेंगे रिप्रेजेंटेटिव को, साथ के साथ में आपके वोट्स को कैसे काउंट किया जाएगा और कैसे हम रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, मतलब कैसे हम रिप्रेजेंटेटिव को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। इन सब के हम आंसर्स इसके अंदर आपके आज के चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चा, नाउ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। ओके, अब हम देखेंगे इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, या फिर मैं आपसे एक नॉर्मली चीज बोलूं, इसको नॉर्मली हम समझने की कोशिश करें। इनके क्वेश्चन आपके खुद के पास इनके आंसर्स होंगे। जैसे कि आपको पता है वोट के लिए हमें पता है कि आप 18 ईयर्स तक के आपका होना चाहिए। अगर आप 18 ईयर्स के हैं और इंडिया के सिटीजन हैं तो आपके पास क्या है, आपके पास हक है कि आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या है आपकी, कि हर आप कौन से इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होती है, कुछ एज डिफर करती है, तो वो आपको ध्यान में रखना होता है। साथ के साथ में आप सिटीजन होने चाहिए, और आपका जो भी बैकग्राउंड एंड ऑल होता है वो भी आपका क्या करता है, मायने रखाता है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल एंड ऑल बैकग्राउंड, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट योर बोलना चाहिए एक तरह से जो भी आपका, आपने कुछ क्राइम एंड ऑल तो नहीं किया उसके रिगार्डिंग। ठीक है, और वोटर्स को हम किस तरीके से चूज करते हैं वो सारा हम मेथड देखने वाले हैं कि हम कौन सा मेथड को यूज करते हैं, हमारे इंडिया में कौन सा मेथड को यूज किया जाता है, और वो कौन है जो कि सुपरवाइज करता है। आपको पता है जो इलेक्शन कमीशन एंड ऑल है वो आपके पूरे जो भी बोलना चाहिए एक तरह से जो भी उनकी कंडीशंस एंड ऑल होती है वो सारी पार्टीज को बता दी जाती हैं। ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले बच्चा। ओके, सो हम देखेंगे इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। There are different method और this system of election। जैसे कि आपको पता है और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यहाँ हमारे सिस्टम ऑफ इलेक्शन के डिफरेंट मेथड है। ओके, इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल वोट एंड देयर प्रेफरेंस डिसाइड हु विल विन द कॉन्टेस्ट। अगर हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ बच्चा आया डेमोक्रेटिक इलेक्शन। वहां जब हमने फर्स्ट आपका स्लाइड देखी थी वहां क्या था, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन अलग अलग वर्ड थे। यहाँ बोला जा रहा है डेमोक्रेटिक इलेक्शन।
तो यहाँ बच्चा क्या डिफरेंस होता है आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर और नॉर्मल इलेक्शन के अंदर? डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब होता है कि वो जो आपके इलेक्शन हो रहे हैं वो आपके बिल्कुल फेयर बेसिस पे हो रहा है, राइट? वहां कोई भी बोलना चाहिए था एक तरह से हमारा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है एक तरह से आपका। आपके पास बहुत सारी चॉइस है, आपके पास पार्टी की चॉइस, ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी दी गई है, ओके, कि सिर्फ नाम के लिए इलेक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां जहां हर चीज का ध्यान रखा जाता है वो आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोला जाता है, ना कि ऐसा जैसे कि आपका बोलना चाहिए पाकिस्तान में जो मुशर्रफ थे उनने करवाया था, या फिर चाइना में आपका चलता है कि सिर्फ एक ही पार्टी रहती है। वो कहने के लिए तो होता है कि वो इलेक्शन हो रहा है, बट देखा जाए तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है ना। अब लीडर ही पार्टी ही एक है तो हम क्या ही कर लेंगे, वोट तो हमें उसे ही देना पड़ेगा। तो वो एक तरह से देखा जाए तो फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है आपका, राइट? तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन की हम बात करते हैं तो पीपल का काम होता है वोट करना और देयर प्रेफरेंस डिसाइड हु विल विन द कॉन्टेस्ट। उनके पास बाकायदा ऑप्शंस होते हैं और फिर उनकी प्रेफरेंस बताती है कि कौन इलेक्शन जीतेगा या कौन गवर्नमेंट अपनी बनाएगा। But there can be very different way in which people make their choice and very different ways in which their preference can be counted. But जैसे जैसे लोग अपनी अपनी चॉइस को चूज करते हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं और साथ के साथ में कैसे उनके रेफरेंस को काउंट किया जाता है उसके भी अपने अपने क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके या वेज जो है वो बोले जा रहे हैं आपके, ओके? सो अगर हम यहाँ देखते हैं 10 डिफरेंट डेमोक्रेसी हैव देयर ओन वे ऑफ इलेक्टिंग। देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम। कितने बोले जा रहे हैं आपके? 2 टाइप के इलेक्शन सिस्टम बोले जा रहे हैं। और बच्चा ये दोनों ही टाइप के इलेक्शन सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक है आपका FPTP, ओके बच्चा, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। FPTP का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ओके? और जो दूसरा है आपका वो है PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ओके? लेकिन जब हम लोकसभा के आपके बोलना चाहिए एक तरह से लोकसभा के इलेक्शन की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ कौन सा मेथड यूज किया जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो हम यूज करते हैं। और जब हमें राज्यसभा का ये फिर हमें बोलना चाहिए एक तरह से जो हम है ना प्रेसिडेंट को चूज करते हैं उस टाइम पे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं बच्चा। गॉट इट? समझ में आया आपके? 2 टाइप के इलेक्शन है, दोनों ही हम आपका 2 टाइप के आपके बोलना चाहिए इलेक्शन सिस्टम है और दोनों ही जो सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर मतलब बोला जाता है यूज किए जाते हैं। दोनों ही मेथड का हम यूज करते हैं जिसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो हम एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को चूज करने के लिए हम बोल सकते हैं सॉरी या फिर हम बोल सकते हैं हमारे जो लोकसभा के जो आपके इलेक्शन होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। और जो PR है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो हम किसके लिए करते हैं? जब हमारा प्रेसिडेंट को हमें चूज करना होता है या फिर हम बोल सकते हैं हमारे जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हमें चूज करना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। अब मैं आपको डोंट वरी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि FPTP क्या होता है और PR क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है और हम किसको क्यों और कैसे और कहाँ हम यूज करते हैं। हम आपको मैं सबका यहाँ क्या करने वाली हूँ, आंसर देने वाली हूँ, ओके? सो अब जो हमारा फर्स्ट है वो है FPTP आपका, ठीक है? तो जब मैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की बात करूं तो इन सिंपल लैंग्वेज आप कुछ भी ज्यादा मत समझो, आप बस एक लाइन याद रखो, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा है, जिसके पास जितनी ज्यादा सीट्स होंगी उतना ही वो मेजोरिटी में होगा और उसी की क्या बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी, ओके? यहाँ किसके ऊपर होता है? आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, तो जो भी आपके जितनी जितनी सीट्स आपकी डिवाइड की गई है, मान के चलो 543 आपकी सीट्स है, राइट? तो उसमें से जितनी ज्यादा जो भी आपकी सीट होंगी या कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी आपकी, जितनी ज्यादा जिस पार्टी ने जीती होंगी उतना ही वो क्या होगी, मेजोरिटी के अंदर होगी, उसकी गवर्नमेंट बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे बच्चा, ओके? और अगर अब हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो अंडर दिस सिस्टम द इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है बेटा? तो अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंटायर कंट्री की बात कर रहे हैं, तो पूरी हमारी कंट्री कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइडेड बेटा? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइडेड, ओके? अगर आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए हमारी कंट्री कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइडेड, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारी जो कंट्री है वो डिवाइडेड है।
ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव एंड, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या बोला जा रहा है, आपका एक रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है, इलेक्ट किया जाता है. ओके, एंड द कैंडिडेट हु सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड. और फिर जो भी आपका कैंडिडेट है वहां से आप देखते होंगे कि एक जगह से आपके है ना बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आप हो गए आपके, और भी बहुत सारे आपके क्या बोलना चाहिए पार्टीज होती हैं, सब वहां से क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं. राइट, वहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं. अब क्या होता है, वहां आपका जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ वोट होंगे वहां वो क्या हो जाएगा, वहां से वो जीत जाएगा. ओके, तो मान के चलो यहाँ आपकी 543 है, तो 543 में से कोई एक पार्टी ऐसी, आपकी पार्टी ए बी सी डी करके 4 पार्टी है, ए पार्टी ऐसी कि जिसने ज्यादा से ज्यादा सीट को क्या करा है, जीता, या ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है आपकी उसमें उसका कैंडिडेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट को क्या किया है, जीता है. तो उसी पार्टी का लीडर क्या बन जाएगा, आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, उसी की क्या हो जाएगी, मेजोरिटी बोली जाएगी और वो गवर्नमेंट बन जाएगी. ओके, it is important to note that in this system however has more vote than all other candidate is declared elected. ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है बच्चा, यहाँ आपका बोला जा रहा है एक तरह से डिक्लेयर्ड इलेक्टेड है वो आपका. ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा सही कर देना, ये डी इधर हो जाएगा आपका. ओके, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा कि ये आपका इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, क्या है इंपॉर्टेंट आपका, दैट इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम जो हम क्या आपकी फर्स्ट पोस्ट वाली जो हम बात कर रहे हैं, इन दिस सिस्टम जितने ज्यादा जिस कैंडिडेट को वोट मिलते हैं उसको क्या बोल दिया जाता है, उसको विनर, एक तरह से हम बोल सकते हैं विनर घोषित कर दिया जाता है. ओके, नाउ द विनिंग कैंडिडेट नीड टू सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ द वोट, और जो भी आपका विनिंग कैंडिडेट है उसको क्या करना होता है, मेजोरिटी ऑफ वोट को सिक्योर करके रखना पड़ता है, उसके पास सबसे ज्यादा वोट होने चाहिए. ओके, और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. ओके, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब कि जिसके पास जितने ज्यादा वोट होंगे वो ही बोलना चाहिए आपका, वो ही पार्टी क्या होगी, आपकी मेजोरिटी में आएगी, और उसी का कोई एक लीडर क्या बनेगा, उनकी सहमति के साथ वो क्या बनेगा, वो आपका पीएम बन जाएगा और उसी की गवर्नमेंट रहेगी. ओके, एंड दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉपुलरिटी सिस्टम, और इसी मेथड का एक और नाम है आपका, जो आपको याद होना चाहिए, ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है बेटा, कि आपका जो आपका फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इस मेथड को हम पॉपुलरिटी सिस्टम भी बोलते हैं. ओके, एंड दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी मेथड को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसी मेथड को क्या किया गया, प्रिस्क्राइब किया गया है, मतलब हम इंडिया के अंदर इस मेथड का यूज करते हैं जब भी हमारा लोकसभा का क्या होता है, इलेक्शन होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, या आप अभी भी आप अपने 11th क्लास में होंगे तो आपके हेड बॉय हेड गर्ल बनते होंगे, या फिर आपके यहाँ मॉनिटर बनता होगा, तो किसके बेसिस पे बनता है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 100 आपके स्टूडेंट है एक सेक्शन के अंदर, तो जिसको जितना ज्यादा वोट मिलता है वो बच्चा क्या बन जाता है आपका, वो आपका मॉनिटर बन जाता है. राइट, रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है उस क्लास का. वैसे ही क्या होता है हमारे कंट्री के अंदर भी वही होता है, जितने जने होते हैं आपके, जितना ज्यादा वोट एक जने को मिलता है वही क्या बन जाता है आपका, वो हमारा कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है. ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं. अब हमारा जो सेकंड मेथड है वो क्या है, पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. So each party fill its quota of seat by picking those many of its nominees from a preference list that has been declared before the election. क्या होता है बच्चा, इलेक्शन होने से पहले हर एक पार्टी को अपने लिए क्या करना होता है, अपने नॉमिनीज फिल करने होते हैं. ठीक है, जो भी उसकी लिस्ट होती है, प्रेफरेंस लिस्ट होती है, वो आपका देता है कि जितने भी उसके कैंडिडेट हैं वो उसके सबके नाम क्या कर देता है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दे देता है. ओके, in this system a party get the same proportion of seat as it proportion of vote. और फिर क्या होता है आपका इसके अंदर आपका, in this system a party gets the same proportion of seat as its proportion of vote. जितने ज्यादा proportion of vote उसको मिलते हैं, मान के चलो 20% उसको किसी भी आपकी ए बी सी डी करके आपकी पार्टी है, तो एक को आपको 20% मिला वोट. ठीक है, बी है आपको, बी को 30% मिला,
सी है आपके, सी को 40% मिला, और आपका जो डी है, डी को 10% मिला। इस टाइप के अगर आपके क्या मिले हैं, इन सबको वोट मिले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्हें क्या दी जाएगी, सीट्स दी जाती है। ओके, जितना प्रपोर्शन है उनके वोट का, उतने ही प्रपोर्शन की उनको क्या दी जाती है, सीट दी जाती है। ओके, अगर 20% है तो 20% आपको क्या दी जाएगी, आपको उतने ही प्रपोर्शन की सीट दी जाएगी। ओके, नाउ in India we have adopt PR system on a limited scale for indirect election। और जो ये हमारा PR है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा सिर्फ FP जो आपका PT सिस्टम है आपका बोलना चाहिए, फर्स्ट पोस्ट फास्ट सिस्टम वाला करके, तो वही हम सिर्फ यूज नहीं करते। वो हम कब यूज करते हैं, वो हमारा लोकसभा के लिए यूज होता है, बट कुछ जगह पे हम हमारा PR सिस्टम को भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, बट वो लिमिटेड स्केल पे है, और जिसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब अ थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ द PR सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड फॉर द इलेक्शन टू द राज्यसभा एंड द विधान परिषद। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है बच्चा, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है, आपका PR जो सिस्टम है इलेक्शन, वो हम किस किस के लिए यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आपका, कि प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए, और जो विधान आपका परिषद के जो है ना इलेक्शन होते हैं, इन चार के लिए आपका क्या बोला जा रहा है, हम किसका यूज करते हैं, PR का यूज करते हैं। ठीक है, चार के लिए PR का यूज करते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपके जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं उसको, और जो विधान सभा के आपके विधान परिषद के जो आपके इलेक्शन होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, PR सिस्टम का यूज करते हैं। ओके बच्चा, नाउ कंपैरिजन ऑफ FPTP एंड PR सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब हम दोनों जो आपका FPTP एंड PR सिस्टम है, दोनों को हम क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों का मीनिंग समझ में आना चाहिए बच्चा, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है। आपका FPTP की मैं अगर बात करती हूँ, फर्स्ट पोस्ट वाला जो आपका सिस्टम है आपका, उसके अंदर बच्चा क्या होता है आपका, कि जितने ज्यादा आपको वोट मिलेंगे, ओके, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी कंट्री में कितने जने हैं, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यहाँ किससे मतलब है, मान के चलो आपकी कंट्री में 1 करोड़ है, ठीक है, बट उसमें से जो वोट देने वाले वो 10 लाख है, राइट। तो 10 लाख जो है जो वोट दे रहे हैं, उसमें से कितने ज्यादा लोगों ने किसी एक पार्टी को वोट दिया है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही आपकी गवर्नमेंट बनाती है। ये हमारा FPTP के अंदर होता है, जितने ज्यादा वोट उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो बंदा रिप्रेजेंटेटिव आपकी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। ओके, PR सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपका प्रोपोर्शनल सिस्टम चलता है, राइट, कि अगर आपने 20% वोट मिला तो 20% सीट्स आपकी हो जाएंगी, उस पार्टी की हो जाएंगी, राइट। 30% किसी एक आपकी पार्टी को वोट मिले तो 30% जो होगा, 30% की जो प्रोपोर्शनल जो आपकी सीट है वो आपके नाम हो जाएंगी, वो उस पार्टी के नाम हो जाएंगे। तो ये आपका प्रोपोर्शनल, समझ में आ रहा है ना नाम से, प्रोपोर्शनल, ठीक है, कि हमने उसको बांट के रखा है परसेंटेज के बेसिस पे, प्रोपोर्शनल के बेसिस पे, ये आपका होता है ये। अब हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, राइट। सो अगर हम FPTP की बात करते हैं तो कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट। सो इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, जब हम FPTP की बात कर रहे हैं आपका, तो कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपकी कंट्री है उसको छोटे छोटे ज्योग्राफिकल यूनिट के अंदर या कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, राइट। बहुत बड़ी आपकी कंट्री है, ओके, कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे कि हम क्लास को क्या करते हैं, सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं, वैसे ही इसके अंदर क्या किया जाता है, आपकी एक कंट्री को हम छोटे छोटे यूनिट के अंदर यहाँ डिवाइड कर देते हैं। बट PR की जगह हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी रखते हैं, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड कर देते हैं और उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है आपके। तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया आर demerit as constituencies, the entire country may be a single constituency,
ओके, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, और जितनी भी आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स बनाए, उन हर एक यूनिट्स के लिए क्या कर दिया जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव रखा जाता है। जैसे कि मान के चलो आपका स्कूल है, आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी सेक्शन है, तो हर एक सेक्शन का क्या होता है, आपका एक मॉनिटर होता है या क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, वो आपका होता है। वैसे ही हमारे यहाँ भी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या होता है, एक मेंबर होता है या एक रिप्रेजेंटेटिव होता है आपका। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्ट फ्रॉम वन कॉन्सिस्टेंसी। अगर हम पीआर की बात करते हैं तो वहां क्या होता है, एक कॉन्सिस्टेंसी के लिए आपके एक से भी ज्यादा क्या हो सकते हैं, वहां रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बट यहाँ क्या होता है, एफपीटीपी की अगर हम बात करते हैं तो वहां सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो आपका क्या होता है, वही आपका रिप्रेजेंटेटिव बनता है। लेकिन पीआर के अंदर एक से ज्यादा क्यों हो सकते हैं बच्चा, क्योंकि वहां उसको हम प्रोपोर्शनल के थ्रू बांट देते हैं, राइट। जिसको जितना प्रोपोर्शनल वोट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम सीट्स को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ का वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट, और यहाँ क्या होता है, एफटीपी की हम बात करते हैं तो यहाँ जो वोटर्स होते हैं वो किसको वोट देते हैं, वो कैंडिडेट को वोट देते हैं, ना कि पार्टी को। किसको वोट देते हैं हम, या कैंडिडेट को वोट देते हैं। लेकिन जब हम पीआर की बात करते हैं, पीआर के अंदर वोटर्स किसको वोट देते हैं, पार्टी को वोट देते हैं। ओके बच्चा, कंफ्यूज मत होना। एफपीटीपी जो है उसको हम स्मॉल स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ आपकी सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। एफपीटीपी की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, आपका हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आपका वन रिप्रेजेंटेटिव होता है। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आपका एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि हमारा प्रोपोर्शनल सिस्टम चलता है। यहाँ आपका एफपीटीपी के अंदर आपके वोटर्स कैंडिडेट को वोट देते हैं, और यहाँ आपके वोटर्स आपकी पार्टी को या किसी एक पार्टी को वोट देते हैं, ना कि कैंडिडेट को। ओके, नाउ a party may get more seat than votes in the legislature, और यहाँ इसलिए क्या होता है, आपका पार्टी जो है वो मोर मतलब बहुत ज्यादा सीट्स, जितने उसको वोट नहीं है उसके अकॉर्डिंग भी उसको क्या हो जाती है, लेजिस्लेचर के अंदर उसको सीट्स मिल जाती हैं। आप पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट इन दिस लेजिस्लेचर, ठीक है। बट यहाँ क्या होता है, एवरी पार्टी गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ वोट दैट इट गेट्स। इसके अंदर क्या होता है आपका, जब हम प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, पीआर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको किसके बेसिस में मिला जाता है कि जितने परसेंटेज आपको वोट मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको लेजिस्लेचर के अंदर उतने ही परसेंटेज की या उतने ही पोर्शन की आपको सीट्स प्रोवाइड की जाएगी। बट यहाँ वाले में क्या होता है, पार्टी में गेट मोर सीट्स, जितने वोट नहीं है उससे ज्यादा उसको सीट मिल जाती है लेजिस्लेचर के अंदर, क्योंकि बाकी के जो मान के चलो जिसको कम वोट्स मिले हैं एक तरह से तो उनके वो वेस्ट ही होते हैं, उनका कोई होना ना होना एक बराबर होता है। लेकिन जो आपका पीआर सिस्टम होता है उसके अंदर आपके वोट किसी ने 10% भी वोट दिए ना तो वो भी आपके वेस्ट नहीं जाते हैं, उनको उतने परसेंट की सीट प्रोवाइड कर दी जाती है। कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन में नॉट गेट मेजोरिटी 50% प्लस 1 वोट, और इसके अंदर जरूरी नहीं है आपका कि जो कैंडिडेट है उसको आपको मेजोरिटी मिले, मतलब मेजोरिटी इन द सेंस की जो 50% है उससे 1% की ज्यादा, मतलब कि 51% के आपके पास वोट हो, ये कंपल्शन नहीं है इसके अंदर। इसके लिए आपके यहाँ आपके बुक के अंदर आपका एक है ना बोलना चाहिए एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कैसे कांग्रेस को उस टाइम पे 48% वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद भी वो उस टाइम पे मेजोरिटी में थी, 80% वोट उसको बोले गए थे कि उसको मिले, ठीक है। तो वो वाला पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना तो आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ। ओके बेटा, ये वन शॉट वीडियो तो मैं आपको एक एक लाइन प्रॉपर नहीं बता सकती, मैं आपको सिर्फ एक तरह से क्या करती हूँ, पूरा जो चैप्टर है उसको अच्छे से कवर कर देती हूँ, ठीक है। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट मेजोरिटी ऑफ वोट्स, और यहाँ जो कैंडिडेट है वो कैसे विन होते हैं, द इलेक्शन गेट मेजोरिटी ऑफ वोट। यहाँ मेजोरिटी ऑफ वोट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इलेक्शन जीता जाता है। ओके, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यूके एंड इंडिया जो है वो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है एफपीटीपी के लिए। और अगर हम प्रोपोर्शनल की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हो तो इजराइल और नदरलैंड जो है वो इसका आपका एग्जाम्पल है बच्चा। गॉट इट? आई होप अब आपको कभी भी इन दोनों सिस्टम के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, हाउ डज पीआर वर्क इन राज्यसभा इलेक्शन? अब हम देखेंगे कि जो पीआर है हमारा वो हमारे राज्यसभा इलेक्शन के अंदर कैसे काम करता है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब अ थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन
ऑफ द पीआर सिस्टम। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया है, आपका पीआर सिस्टम के लिए थर्ड और कॉम्प्लेक्स वेरिएशन को क्या किया, प्रिस्क्राइब किया गया है। इसके अंदर क्या होता है, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड फॉर द इलेक्शन टू द राज्यसभा एंड विधान परिषद। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीआर सिस्टम जो है हमारा, वो हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबके इलेक्शन के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर आपका इकोसिस्टम चलता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है बच्चा, आपका जो आपका वोट आपने दिया है वो आपका क्या होता है, वो आपका कभी वेस्ट नहीं जाता, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, कैसे ट्रांसफर किया जाता है वो आपको अभी धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी। ओके, सिंपल से बस आपको इतना याद रखना है यहाँ आपको कि STV का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसके अंदर कैसे ट्रांसफर किया जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये कब यूज किया जाता है, आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर राज्यसभा और विधान परिषद जो होते हैं, इनके जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, नाउ द मेंबर आर इलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मेंबर है वो क्या किए जा रहे हैं, आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या किए जा रहे हैं, बोलना चाहिए एक तरह से इलेक्ट किए जा रहे हैं। द वोटर आर दी MLA इन दैट स्टेट। जो भी वोटर हैं उनने क्या किया है, MLA आर दी, अब वो क्या, जो MLA है वो क्या होंगे, वोटर होंगे इन दी स्टेट, उस स्टेट के। एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू हर और हिज प्रेफरेंस। अब इसके अंदर बच्चा क्या होता है आपका, कि जैसे कि हम यहाँ डायरेक्टली तो इलेक्ट नहीं करते हैं, हमने जो भी हमारे MLA को सिलेक्ट किया होता है, अब वो क्या करते हैं, वो अब वहां जाके वोटर्स बनते हैं। जैसे कि हम यहाँ वोट करते हैं वैसे ही MLA वहां जाके क्या करते हैं, अब आपका वोट करते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या किया जाता है, जो आपके MLA होते हैं उनको क्या करना होता है, रैंकिंग करनी होती है। ओके, जैसे कि मान के चलिए उनके पास 5 ऑप्शन दिए गए कि इन 5 में से कोई प्रेसिडेंट बन सकता है या वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, लाइक दैट। तो ये जो बन सकते हैं तो उनके क्या किए जाते हैं, आपके उन 5 के नाम लिखे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो ABCD करके, ABCDE करके, ये 5 नेम है आपके किसके, वो 5 लीडर्स के जिनको नॉमिनेट किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू भी मुझे लग रहा है जो C वाला है वो नंबर 1 पे आएगा, A वाला नंबर 2 पे आना चाहिए, E वाला नंबर 3 पे आना चाहिए। ऐसे करके मैंने रैंकिंग कर दी। लेकिन कोई और हो सकता है उसको लगता है कि जो A नंबर का है वो आपके नंबर 1 पे आना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, रैंकिंग की जाती है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मेंबर मुझे पसंद हो वो किसी और को भी पसंद हो, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपने हिसाब से रैंकिंग कर दी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये A है आपका, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग A को नंबर 1 पे आना चाहिए, दूसरे को C को आना चाहिए, फिर E को आना चाहिए आपका, एंड देन फिर B को आना चाहिए, और B के बाद आपका किसको आना चाहिए, फिर इसके बाद A B फिर D को आना चाहिए। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग रैंकिंग है। ठीक है, अब मान के चलो कोई और जो वहां का जो वोटर है, जो MLA जो वोटर बना है वहां का, उसको लगता है कि E को नंबर 1 पे रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उसको लगता है B को 2nd नंबर पे होना चाहिए, एंड देन उसको लगता है A को 3rd नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, फिर उसको लगता है D होना चाहिए, एंड फिर उसको लगता है C होना चाहिए। तो इस टाइप से क्या किया जाता है, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो रैंकिंग देते हैं। ओके बच्चा, समझ में आया आपको। नाउ फिर इसके बाद क्या होता है, टू बी डिक्लेयर द विनर अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स व्हिच इज डिटरमाइंड वाया फॉर्मूला। फिर उसके बाद जो विनर है उसको डिक्लेयर किया जाता है, जो भी आपका कैंडिडेट है उसको, जो भी आपके 4-5 कैंडिडेट है उसमें से किसी एक को विनर डिक्लेयर किया जाता है बस। बट किसके थ्रू, एक फॉर्मूला होता है उसके थ्रू। अगर वो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठता है तब हम उन जो भी आपके कैंडिडेट है उसमें से किसी एक को विनर करते हैं। अब वो फॉर्मूला आपका क्या है, आपका फॉर्मूला है टोटल वोट पोल। ठीक है, जो भी टोटल वोट आपके हैं वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, जितने भी कैंडिडेट ने इलेक्ट किया है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वो +1 एंड देन +1। ये आपका क्या होता है, ये आपका मेन फॉर्मूला होता है। इसी के फॉर्मूले के बेसिस पे क्या होता है बच्चा, आपका डिसाइड किया जाता है कौन सा कैंडिडेट आपका
जीतेगा, कौन सा कैंडिडेट आपका विनर बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए आपका, कि जो भी आपका टोटल वोट पोल जो है वो, फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड प्लस 1, जितने भी आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट इलेक्टेड है, मान के चलो 5 है, उसके अंदर प्लस 1 कर देंगे, और इनके बाद जब हम डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है, मान के चलो 240 आया डिवाइड करने के बाद, तो प्लस 1 कर देंगे तो आपके कितना आ जाएगा 241। तो इस टाइप से आपके फॉर्मूले से फिर जब भी हम ये करते हैं पूरा फॉर्मूला, तो जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं इस फॉर्मूले के बाद उसको हम क्या कर देते हैं, विनर कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो किसी के पास 231 हो गए, किसी के पास 271 हो गए, किसी के पास 277 हो गए, तो जिसके पास सबसे ज्यादा होंगे वो हम क्या कर देंगे, उसको विनर कर देंगे। ठीक है, बट इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, आपको ये याद रखना है। ओके बच्चा, नाउ व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट दी FPTP सिस्टम। अब बोला जा रहा है कि हमारे इंडिया के अंदर FPTP सिस्टम को ही क्यों यूज किया गया। ठीक है, क्योंकि PR भी तो है, तो हमने लोकसभा के लिए PR को क्यों यूज नहीं किया, हमने FPTP को ही क्यों यूज किया है, अब हम वो देखेंगे कि उसके पीछे रीजन क्या। द रीजन फॉर द पॉपुलरिटी एंड द सक्सेस ऑफ द FPTP सिस्टम इज इट सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है जो आपका FPTP जो सिस्टम है वो इतना ज्यादा पॉपुलर, या फिर हम उसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिंपल है, लोगों को इजीली ये चीज समझ में आ जाती है, उन्हें फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना होता। ठीक है, वहां क्या है, सिंपल सी बात है, जिसको जितने ज्यादा वोट मिलेंगे वही आपका विनर होगा, और वो चीज इजीली, भले कोई पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, उसको ये चीज समझ में आ जाती है, भैया जिसके पास जितने ज्यादा वोट होंगे वो विनर होगा। तो वो इतना ज्यादा सिंपल चीज है, सिंप्लिसिटी के कारण ये एक तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो उसकी क्या सिंप्लिसिटी है, कि उसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, जितने ज्यादा वोट वही आपका क्या होगा, विनर होगा। ओके, सेकेंड चीज, द entire election system is extremely simple to understand even for the common voter who may have no specialized knowledge about politics and election। सो ऑब्वियसली बात है, ये इतना ज्यादा सिंपल है कि जिसके लिए कोई नॉर्मल पीपल भी है, जिसको पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता है, इलेक्शन क्या होते हैं ये नहीं पता है, तो उसको भी ये चीज बहुत इजीली समझ में आ जाए। ओके, जैसे कि ऑब्वियसली बात है, हमने बोल दिया जिसके पास जितने ज्यादा वोट होंगे वही विनर होगा, तो ये चीज इसके अंदर कोई कॉमन सेंस या फिर कोई नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मली समझ में आ गया। मान के चलो 543 आपकी सीट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें से कि जितने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जीतेगा वही क्या होगा, विनर होगा, सिंपल सा लॉजिक है, राइट। अ क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, और सेकंड क्या बोला जा रहा है कि जो भी आपके वोटर्स होते हैं उनके पास क्लियर चॉइस होती है इलेक्शन के टाइम पे, मतलब उनके पास कोई हौश पौश नहीं होता, उनको इजीली समझ में आता है ये कैंडिडेट है, और नॉर्मली कैंडिडेट को चूज करना है उसको। ऐसा नहीं है कि पार्टी है, पार्टी के अंदर इतने सारे कैंडिडेट है तो वो पार्टी को चूज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको लगता है, मान के चलो जरूरी नहीं है ना कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो भोपाल है, ठीक है, तो भोपाल के अंदर मुझे लग रहा है, भोपाल के अंदर 4 हिस्से हैं आपके। ओके, तो मुझे लग रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो बीजेपी वाले हैं वो बीजेपी के हर जो लीडर है वो अच्छे हो, कांग्रेस के हर लीडर है वो अच्छे हो, या आप जो पार्टी उसके हर लीडर अच्छे हो सकता है किसी के कोई लीडर अच्छा होता है, किसी पार्टी का कोई सा लीडर अच्छा होता है, तो कोई कहीं काम करवा रहा है, कोई काम नहीं करवा रहा है, तो वो उसके एरिया के अकॉर्डिंग क्या करता है, चूज करता है। ठीक है, मान के चलो मेरे एरिया में बीजेपी वाला काम कर रहा है तो मैं बीजेपी को वोट दूंगी, ना कि मैं उस कैंडिडेट को देख के वोट दूंगी, ना कि मैं पार्टी को देख के वोट दूंगी। आपके एरिया में आपका कोई कैंडिडेट है वो करवा रहा है तो आप कैंडिडेट को देख के वोट दोगे, ना कि पार्टी को देख के वोट दोगे। ओके, इसलिए बोला जाता है कि क्लियर चॉइस आपके सामने होती है। वोटर्स हैव टू सिंपली इंडोर्स अ कैंडिडेट और अ पार्टी व्हाइल वोटिंग, और इसके अलावा वोटर्स के पास एक तरह से अच्छी खासी चॉइस होती है कि उसको कौन से कैंडिडेट को देना है, ना कि वो पार्टी को देख के क्या करता है, वोट देता है, वो सिंपल सा कैंडिडेट को देख के वोट करता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, हमें तो कैंडिडेट से मतलब होता है ना बच्चा, कैंडिडेट से हमें क्यों मतलब होता है, क्योंकि हमारे एरिया में जो काम कर रहा है हमें उससे मतलब, हमें क्या फर्क पड़ता है वो कौन सी पार्टी का। बीजेपी का काम करेगा तो भैया हम बीजेपी वाले कैंडिडेट को दे देंगे, कांग्रेस को कांग्रेस की अगर पार्टी का होगा, कांग्रेस का कर रहा होगा तो हम कांग्रेस को दे देंगे, या फिर आपका है जो कैंडिडेट काम कर रहा होगा हम कैंडिडेट के अकॉर्डिंग वोट देंगे, ना कि पार्टी को देख के। ओके, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स वोटर में आइदर गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द पार्टी और द कैंडिडेट और बैलेंस द टू। इसलिए क्या है, वोटर अपने अकॉर्डिंग देख लेता है, समझ लेता है, उसके अकॉर्डिंग उसको लगता है कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसके अकॉर्डिंग उसको कैंडिडेट चूज करना है या वोट देना है,
वो इजीली समझ के क्या करता है, अपने वोट्स को दे देता है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स, इसलिए ये क्या है, किसके ऊपर डिपेंड है, एक्चुअल पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड है। वोटर में आइदर गिव, अब डिपेंड करता है वोटर या कभी कभी पार्टी को बोलना चाहिए, इंपॉर्टेंस दे देता है, या कभी कभी कैंडिडेट को दे देता है, या कभी कभी दोनों को देख के वो दे देता है। उसको लगता है कि चलो भैया पार्टी भी अच्छी, कैंडिडेट भी अच्छी है तो और अच्छा काम होगा। कभी लगता है बोले ठीक है भैया पार्टी अच्छी नहीं है लेकिन कैंडिडेट अच्छा है तो इसलिए मैं कैंडिडेट को वोट दे रहा हूँ। तभी उसको लगता है कैंडिडेट ठीक ठाक है लेकिन पार्टी अच्छी है तो पार्टी उससे काम करवा ही लेगी, तो वो वोटर के पास अच्छी खासी चॉइस होती है तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, दे देता है। ओके, नाउ द FPTP system offers voter a choice not simply between parties but specific candidate। और ये जो आपका सिस्टम है FPTP, वो क्या करता है, वोटर को प्रॉपरली चॉइस देता है। जैसे कि मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ कि वो सिंपली ऐसा नहीं है कि पार्टी के अंदर चूज करना ही पड़े उसको, वो स्पेसिफिक कैंडिडेट को भी क्या कर सकता है, चूज कर सकता है, राइट। इन consistency based system like the FPTP, the voter know who their own representative is and can hold him or her accountable। और इसके अकॉर्डिंग उसको लगता है कि उसके किससे अपनी व्यू मिलते हैं, उसको क्या लगता, मतलब उसको लगता है किससे उसके व्यूज जो है वो मिल रहे हैं, या कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, बोल सकते हैं एक तरह से, या किसको वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहता है, या उसको लगता है कि कौन उसकी जो भी अकाउंटेबिलिटी है उसको क्या कर सकता है, वो उठा सकता है, उसको वो क्या कर सकता है, इजिली चूज कर सकता है, उसके लिए वो वोट दे सकता है, राइट। नाउ व्हाई नॉट पीआर सिस्टम। अब हम देखेंगे कि पीआर सिस्टम क्यों नहीं चाहिए। हमने ये तो देख लिया कि हम हमारी कंट्री के लिए FPTP वाला जो सिस्टम है हम वो क्यों यूज करते हैं। ओके, बहुत ज्यादा सिंपल है, लोगों को ज्यादा उसके लिए पॉलिटिक्स एंड ऑल इन सबकी नॉलेज नहीं होती है, और लोगों के पास क्लियर चॉइस होती है, उसको है ना, मतलब वो बैलेंस कर सकती है कि कब उसको पार्टी और कैंडिडेट दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है, या कब किससे कैंडिडेट को चूज करना है। तो ये सारे उसके इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट्स है। अब हमें देखना है कि हमारे कंट्री के लिए पीआर सिस्टम क्यों नहीं अच्छा है, राइट। तो PR based election may not be suitable for giving a stable government in a parliamentary system। सबसे पहली बात तो यहाँ बोला जा रहा है ये क्यों सुटेबल नहीं है, क्योंकि for a giving a stable government in a parliamentary system, सबसे बड़ा पॉइंट तो आपका यही बोल दिया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड बोला जा रहा है दिस सिस्टम रिक्वायर्ड दैट द एग्जीक्यूटिव हैव मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। और दूसरी चीज क्या बोली जा रही है, ये जो सिस्टम होता है उसके लिए क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हैज मेजोरिटी इन दी लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास क्या होना चाहिए, लेजिस्लेचर के अंदर आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए, उसकी जरूरत है। थर्ड आपका बोला जा रहा है द PR सिस्टम मे नॉट प्रोसीजर अ क्लियर मेजोरिटी बिकॉज सीट इन द लेजिस्लेचर वुड बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ वोट्स। और यहाँ क्या होता है बच्चा कि यहाँ क्या होता है, आपका एक तरह से क्लियर मेजोरिटी नहीं प्रोड्यूस की जाती है, नहीं बताई जाती है। क्यों नहीं बताई जाती है, क्योंकि जो भी आपकी सीट होती है आपकी, वो किसके ऊपर बेस्ड रहती है, आपकी शेयर ऑफ वोट्स के ऊपर बेस्ड रहती है। ओके, इसलिए वहां क्लियरिटी नहीं मिलती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। In a diverse country like India, a PR system would encourage each community to form its own nationwide पार्टी। बट जैसे कि अगर हम बात करें डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, तो जो PR है वो क्या कर सकता है, वो इनकरेज कर सकता है ईच कम्युनिटी को, जिसके कारण वो खुद की एक नेशन वाइड पार्टी को क्या कर सके, फॉर्म कर सके। बट बोला जा रहा है हमारे लिए वो इतना अच्छा साबित नहीं होता, हम चाहें तो वो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके लिए लोग बाग इतना ज्यादा, जो लीडर्स एंड ऑल हैं, जो नेशन वाइड पार्टी कम्युनिटी जो है, वो इतनी ज्यादा मेहनत एंड ऑल करनी भी तो चाहिए ना बच्चा, ठीक है। नाउ अब बोला जा रहा है FPTP सिस्टम ही क्यों हमें बोला जाता है कि वो अच्छा है। तो जनरली FPTP गिव द लार्जेस्ट पार्टी और द कोलिशन some extra bonus seat more than their share of votes would allow। ठीक है, जैसे कि FPTP पे हम देखते हैं कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, जिसको मेजोरिटी मिलती है, वो आपकी बोलना चाहिए गवर्नमेंट उसकी बन जाती है, या फिर अगर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो मेजोरिटी में आ रही है, तो कोलिशन से क्या हो जाता है, उसकी जो गवर्नमेंट है वो बना दी जाती है, राइट। दिस सिस्टम मेक इट पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टू फंक्शन स्मूथली एंड इफेक्टिवली बाय फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल गवर्नमेंट। और यहाँ क्या होता है, इसके कारण जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहती है, राइट, क्योंकि मेजोरिटी एक ही गवर्नमेंट की है ना, वहाँ पोर्शन के अकॉर्डिंग नहीं किया गया ना, तो यहाँ स्टेबल है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो वहाँ मतलब जो फंक्शन है या डिसीजन लेने में या लॉ बनाने में क्या होता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती, वो इजिली जो आपका फंक्शन है वो स्मूथ चलता है।
राइट। फॉर एग्जाम्पल कहीं भी आपके मान के चलो स्कूल में ही आपका कोई फंक्शन हो रहा है, तो अगर आपके सोच वाले लोग रहते हैं तो आप इजिली फंक्शन को क्या कर सकते हो, आप फंक्शन के जो भी काम एंड ऑल है, कैसे उनका मैनेजमेंट एंड ऑल करना, वो इजिली कर सकते हो। लेकिन अगर सबकी सोच बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है, सबका अलग अलग है, तो उतने अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते ना, कोऑर्डिनेशन इतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है इसका, राइट। The FTPT system encourage voter from different social group to come together to win an election in a locality। अब इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग आते हैं, वोट करते हैं और अपने जो भी लोकेलिटी है वहां के लोगों को क्या करते हैं, जो भी एक कैंडिडेट है उसको जिताने का काम करते हैं। द FPTP सिस्टम हैज प्रूफ टू बी सिंपल है, फैमिलियर टू ऑर्डिनरी वोटर। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये क्या होता है, बहुत ज्यादा सिंपल और फैमिलियर क्या है, एक तरह से वोटिंग सिस्टम है वोटर्स के लिए आपका। और साथ के साथ में क्या कहता है, इट हैज हेल्प लार्ज पार्टी टू विन क्लियर मेजोरिटी एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। और साथ के साथ में क्या होता है, जो भी आपकी लार्ज पार्टी है उसके लिए जो भी बोलना चाहिए, एक तरह से मतलब एक तरह से क्लियर हमें उसकी जो भी जीत है वो हमें प्रॉपर दिखती है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो स्टेबल नहीं है या मतलब प्रॉपर नहीं है, पोर्शन के अकॉर्डिंग बांटा गया, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपरली सेंटर में जिसकी मेजोरिटी वो साफ दिखेगी, आपकी स्टेट में जिसकी मेजोरिटी है वो आपकी साफ दिखेगी, राइट। द सिस्टम हैज आल्सो डिस्करेज पॉलिटिकल पार्टी दैट गेट ऑल देयर वोट ओनली फ्रॉम वन कास्ट और कम्युनिटी। बट इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, द सिस्टम हैज आल्सो डिस्करेज पॉलिटिकल पार्टी। ये सिस्टम क्या करती है, डिस्करेज भी करती है पॉलिटिकल पार्टी को, पार्टीज को। कैसे, दैट गेट ऑल देयर वोट्स, जो भी उसके पूरे वोट्स हैं, ओनली फ्रॉम वन कास्ट और कम्युनिटी है, कि सिर्फ एक कास्ट और कम्युनिटी के हैं। इसके अकॉर्डिंग तरह से देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी को क्या किया जाता है, डिस्करेज भी मिलता है। ओके बच्चा, अब हम देखेंगे रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कि आपको पता है रिजर्वेशन हमारे यहाँ चला आता है, राइट। तो वो हम देखने वाले हैं कि किस बेसिस पे हमारे यहाँ रिजर्वेशन मिला था, किस चीज को दिया जाता है, मतलब किस हिसाब से दिया जाता है। तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन दिस सिस्टम all voter in a constituency are eligible to vote, but the candidate must belong to only a particular community or social section for which the seat is reserved। इसके अंदर बच्चा क्या होता है आप, कि वोट तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। वोट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपका ऐसा होना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के होने चाहिए, नहीं, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। बट अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, अगर आप कैंडिडेट बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, अगर आपकी सीट रिजर्व है तो आप उस कास्ट से या उस बैकग्राउंड से क्या होना चाहिए, आप बिलोंग करना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, इलेक्शन को लड़ सकते हो, वरना नहीं लड़ सकते। जैसे कि आपको पता है ST SC इन सब के लिए हमारा रिजर्व सीट्स बनाई गई हैं, ठीक है। जो भी आपकी माइनॉरिटीज होती हैं उनके लिए रिजर्व सीट्स बनाई गई हैं। अब तो विमेन के लिए भी आपका सीट्स बनाई गई हैं करके, तो उतनी सीट्स पे उनका ही हक है, वो ही लड़ सकते हैं, वो ही वहां से खड़े हो सकते हैं, कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ओके बच्चा, ये आपका रिजर्वेशन का मीनिंग होता है। The Constitution provides for reservation of seat in the Lok Sabha and the State Legislative Assembly for the scheduled caste and the scheduled tribe। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या लोकसभा होती है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजन रखा हुआ है, आपका कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व करके रखी है आपके शेड्यूल कास्ट के लिए, SC और ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ओके, this provision was made initially for a period of 10 years and as a result of successive constitutional amendment has been extended up to 2020। ओके, अब क्या बोला जा रहा है, इनिशियली में जो भी हमारे लीडर्स थे उन्हें क्या किया था, इसको 10 ईयर्स के लिए ही रखा था सिर्फ, बट फिर वो हर 10 साल करते 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 बढ़ता गया और अभी 2020 में फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, राइट। The parliament can take a decision to further extend it when the period of reservation expire। और जैसे ही एक्सपायर होने को आता है, 10 साल इसके जैसे ही कंप्लीट होने को आते हैं, जो आपकी पार्लियामेंट है उसको वो फर्दर 10 साल क्या कर देती है और बढ़ा देती है। तो जो इसका ये पीरियड चला आ रहा है वो कभी खत्म नहीं होता है, रिजर्वेशन हमेशा मिलता रहता है। ओके, who decide which constitution is to be reserved on what basis in this decision taken। अब ये बोला जा रहा है ठीक है भैया हमने रिजर्वेशन देख तो लिया, रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ऑल ये क्या होता है, बट अब हमें ये देखना है ये डिसाइड कौन करता है।
कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करना पड़ेगा या उनके लिए जो डिसीजन लेंगे वो किस बेसिस पे लिया जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है आपका। तो टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल दी डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, अब क्या होता है आपका, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना के रखी है, और इसको आपको पता भी होना चाहिए बच्चा, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। ये एक तरह के इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो क्या करती है, इसके बिहाफ में मतलब कौन सी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको हम रिजर्व रखेंगे या वो किस बेसिस पे उसका डिसीजन लिया जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है आपका, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन। ओके, द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको जो ये आपकी कमीशन है इसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, और वो किसके साथ काम करती है, इलेक्शन कमीशन के साथ क्या करती है, ये काम करती है। ओके, नाउ मतलब इलेक्शन कमीशन के साथ मतलब कि जैसे कि आपको पता है जो इलेक्शन कमीशन है वही इलेक्शन एंड ऑल देखती है, तो ये जो कम्युनिटी बना दी जाती है ये दोनों मिलके क्या करते हैं, फिर वो सारी चीजों को डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या डिसीजन लेना है, किस हिसाब से लेना है, कौन सी आपकी जगह है जिसको हम रिजर्व सीट्स प्रोवाइड करने वाले, कितनी रिजर्व सीट्स प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीजें आपकी डिसाइड की जाती है। अपॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल ओवर द कंट्री, और जो भी आपका पर्पस एंड ऑल है वो क्या किया जाता है, एक ऑल ओवर द कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही लिया जाता है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है ना, फिक्स है ना, पूरी कितने से लेके इतने तक बाउंड्री आपकी, उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है वो। अ कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी रिजर्व इन ईच स्टेट इज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द पोर्शन ऑफ SC और ST इन दैट स्टेट। जो भी आपका कोटा दिया जाता है, जो भी आपकी रिजर्व सीट्स बनाई जाती है हर स्टेट की, वो क्या होती है, वो डिपेंड करती है कि वहां उस स्टेट के अंदर SC और ST की पॉपुलेशन कितनी है, कितना सॉरी कितना पोर्शन उनका जो है वो फिक्स है। ओके, उसके बेसिस पे ही क्या किया जाता है आपका, वो डिसाइड किया जाता है कि कितना कोटा देना है, कितनी सीट्स को हमें रिजर्व करना है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके लिए सेम होगा, अगर कहीं SC और ST की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग सीट्स वहां ज्यादा रिजर्व हो सकती हैं, कहीं कम होगी तो कहीं कम भी हो सकती हैं। ओके, नाउ आफ्टर ड्रॉइंग द बाउंड्रीज द डिलिमिटेशन कमीशन लुक एट द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, फिर जो भी बाउंड्रीज एंड ऑल बना दी गई हैं आपकी, सब बना दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कमीशन बनाई है वो जो भी आपका कंपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, पॉपुलेशन का, उसके ऊपर क्या करती है, लुक करती है, देखती है, उसी के बेसिस पे वो सीट को क्या करती है, आपकी रिजर्व करती है। द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन आर रिजर्व फॉर ST। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी सीट रिजर्व ज्यादा होंगी बच्चा। ओके, in the case of scheduled caste the delimitation commission look at two things। ठीक है, अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं तो वो दो चीजें देखती है वो कमीशन, क्या देखती है, इट पिक कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। सबसे पहले तो वो ये देखेगी कि वो जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि वो पोर्शन देखेगी। देन but it also spread this constituency in different region of the state, और different region of the state के अंदर क्या करेगी, वो देखेगी और spread करेगी। This is done because the scheduled caste population is generally spread evenly throughout the country। ऐसा क्यों किया जाता है, because the scheduled caste population, जो भी आपकी scheduled caste population है वो क्या हो रही है, is generally spread evenly throughout the कंट्री। ठीक है, तो वो क्या हो, जैसे कि मतलब जो शेड्यूल कास्ट एंड ऑल होते हैं उनको इतने अच्छे से बिहेव एंड ऑल नहीं किया जाता है, तो वो इवनली रहे, इसलिए ये हमारा क्या किया जाता है, इनके लिए रिजर्व सीट्स प्रोवाइड की जाती है। उन्हें ये ना लगे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या जो जनरल वाले हैं वो उनको है ना मतलब सही से उनके साथ बिहेव एंड ऑल नहीं कर रहे हैं, तो इन सब से बचाने के लिए ये किया जाता है। ओके बच्चा, चलो किसी एक के हाथ में पावर ना आ जाए आपकी। अब हम देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो फ्री एंड फ्री, जब भी आपकी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती है तब आपकी यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की या राइट टू कॉन्टेस्ट की आपकी क्या होती है, बात होती है।
यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की अगर मैं बात करती हूँ या सफरेज आपकी जो बोलते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है आपका, एक आपका रूल होता है जो क्या है आपका 18 ईयर या फिर उससे ज्यादा के आप हैं और आप इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो आपके पास राइट है, आप क्या कर सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं, राइट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी कास्ट के हैं, आपका कलर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप गरीब है, अमीर है, किस पोस्ट पे है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपके लिए एक तरह से बोलना चाहिए दो ही चीज मायने रखाती है, एक तो आप इंडियन के सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, दूसरी चीज आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए। ये दो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो आप वोट दे सकते हो, आप इलेक्शन को लड़ सकते हो। इलेक्शन को लड़ने के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है एज का, राइट। इसके अलावा आप वोट दे मतलब आप इजिली वोट दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, आपका कलर कौन सा, आपकी कास्ट कौन सी है, आपका रिलीजन कौन सा है, कोई भी किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। इट इंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द गवर्नेंस, और इसी के कारण क्या होता है आपका मतलब इंश्योर करती है कि आप क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेशन कर रहे हो गवर्नेंस के अंदर, राइट बच्चा। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, सबके पास राइट है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है लोगों का। However, there are different minimum age requirement for contesting election. बस एक ही है आपका कि आपकी जो हर इलेक्शन आप किस चीज के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो डिफर करती है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें लोकसभा के, अगर आपको इलेक्शन लड़ने, ठीक है, तो जो कैंडिडेट है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 25 ईयर की होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोकसभा के असेंबली इलेक्शन लड़ने चाहते हो, लोकसभा के या फिर असेंबली इलेक्शन लड़ने चाहते हो, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 25 ईयर के आप होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, वो लड़ सकते हो। और दूसरी चीज की क्या बोली जा रही है, द पर्सन शुड नॉट हैव अंडरगोन इम्प्रिजन फॉर 2 और मोर ईयर, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोली जा रही है, एक तो आपका एज का क्राइटेरिया है, ठीक है। दूसरी चीज ये बोली जा रही है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई क्राइम किया हो, आप 2 साल से ज्यादा क्या गए हो, आप जेल के अंदर गए हो और आप चाह रहे हो कि आप उसके बाद भी क्या बन जाओ, आप कैंडिडेट हो या फिर आप वहां लड़ सकते हो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ आपका बैकग्राउंड भी मायने रखाता है। यहाँ बैकग्राउंड का मतलब मैंने इस वाले बैकग्राउंड से बात की थी, ना कि आपका बैकग्राउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, ओके। नाउ अब देखते हैं, हमने ठीक है देख लिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है, लेकिन हमें क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट दैट इज यूज ऑफ मनी एंड मसल्स पावर ऑफ बाय द कैंडिडेट हैज बिकम डोमिनेटेड। जैसे कि आपको पता ही है कि आपको हर जगह आजकल क्या होता है, आपका पैसे और ताकत, पैसे और आपकी पावर की ताकत दिखाई जाती है, जिसके कारण क्या किया जाता है, डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है, राइट। दूसरी चीज, वोटर डू नॉट हैव मच इंटरेस्ट इन इलेक्शन। दूसरी चीज क्या है, लोग बाग आजकल मतलब बोलना चाहिए वोट देने में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। उन्हें तो जो वोटिंग का जो डे होता है वो उन्हें लगता है अरे छुट्टी वाला दिन है, मस्त एंजॉय करेंगे, मूवी देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे या फिर हम घर में सोएंगे। उन्हें ये नहीं लगता कि ये उनकी ड्यूटी है और उन्हें वोट देके आना चाहिए, ओके। थर्ड चीज क्या है, मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड एंड फैसिलिटीज। अब साथ के साथ में क्या होता है, भैया इलेक्शन हो गए, उन्हें बना दिया गया या जो भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो पब्लिक फंड का जो और जो फैसिलिटी है उसका क्या करते हैं ये लोग मिसयूज करते हैं। थर्ड, कैंडिडेट लेस देन द मेजोरिटी ऑफ द वोट बिकम विक्टोरियस। अब क्या बोला जा रहा है, कैंडिडेट जो है उसको मेजोरिटी से कम वोट मिले उसके बाद भी वो क्या हो गया, वो जीत गया है। तो ये चैलेंजेस आपको क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा तो क्या है आपका मनी और मसल पावर है, राइट। दूसरी चीज क्या है कि लोग बाग इंटरेस्टेड ही नहीं है इलेक्शन के अंदर, वोट देने के अंदर। तीसरी चीज क्या है, लोग बाग जो भी पब्लिक फंड और फैसिलिटी उसका मिसयूज करते हैं। फोर्थ चीज क्या है कि जो कैंडिडेट है लेस देन द मेजोरिटी ऑफ वोट बिकम विक्टोरियस, ठीक है। अगर उसका जो भी मेजोरिटी ऑफ वोट है वो कम भी है उसके बाद भी क्या हो जाता है, वो जीत जाता है, राइट। क्योंकि लोग बाग वोट देने में इंटरेस्टेड ही नहीं, जब वोट देंगे ही नहीं तो जितने वोट देंगे उसमें से तो उसको विनर कर दिया जाएगा, राइट। अब हमें देखना है इलेक्शन कमीशन। ऑब्वियसली बात है, जब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की तो हमें बात करनी ही पड़ेगी। सो आर्टिकल 324, आपको ये आर्टिकल पता होना चाहिए बच्चा।
आर्टिकल 324 इवन आर्टिकल 324 से लेके 329 के बीच में आपके इलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए। अगर आपसे पूछा जा सकता है कौन से आर्टिकल से लेके कौन कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक आर्टिकल के बीच में आपका इलेक्शन के बारे में जितने भी प्रोविजन है वो दिए गए हैं, वो है आपका आर्टिकल 324 से लेके 329 तक आपके सारे आर्टिकल्स दिए गए। ओके, तो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर द सुप्रीडिएंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 324 की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन होगा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी आपकी इलेक्शन कमीशन, जो क्या करेगी, जो डायरेक्ट करेगी, कंट्रोल करेगी जो भी आपका इलेक्टोरल पोल है, इलेक्टोरल रोल है उनको, और इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगी फ्री एंड फेयर बेसिस पे। ओके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट है या किसी की मसल पावर या मनी के अकॉर्डिंग वो है ना डिस्क्रिमिनेशन करे, वो यहाँ नहीं होगा, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट बॉडी बोला जा रहा है। ओके बच्चा, नाउ टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देयर इज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट। और ये जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, हर एक स्टेट के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाए जाते हैं जिसके कारण कोई भी गलती ना हो सके, इजिली हम चीजों को मैनेज कर सके। ठीक है, हर एक स्टेट के अंदर बनाया जाता है बच्चा, क्या बनाया जाता है आपका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। The election commission is not responsible for the conduct of local body election। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो बच्चा आपका जो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है ग्राम पंचायत एंड ऑल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ओके, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वर्क इंडिपेंडेंटली फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया एंड ईच हैज इट्स ऑन स्फेयर ऑफ ऑपरेशन। जो भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वो इंडिपेंडेंटली क्या करता है, इलेक्शन कमीशन के साथ काम करता है, और खुद के सबके अपने अपने क्या होते हैं ऑपरेशन, अपने अपने सबके काम होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, इन 1993 द कमीशन बिकम मल्टी मेंबर बॉडी। ओके, 1993 के अंदर जो कमीशन था उसको हमने मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इससे पहले बोला जाता था कि सिंगल बॉडी रहता था ये, लेकिन अब हमने मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया है जिसके अंदर आपका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, एक चीफ होता है और 2 और कमिश्नर आपके होते हैं, ऐसे करके इसको हमने मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। कब, 1993 में। ठीक है, 1993 से पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी होती थी। ठीक है, एक ही होता था यहाँ, बट अब हमने 3 जने कर दिए, एक तो चीफ होता है और बाकी के 2 कमिश्नर भी इसके अंदर होते हैं आपके। ओके, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये जो आपके चीफ इलेक्शन है आपके और जो बाकी के जो 2 कमिश्नर और है वो कौन अपॉइंट करता है, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बच्चा आपको ये पता होना चाहिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो आपके बाकी के जो 2 कमिश्नर हैं वो कौन अपॉइंट करता है, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, किसकी एडवाइस पे करता है, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर COM की एडवाइस पे वो क्या करता है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन अपॉइंट करता है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, किसकी एडवाइस पे करता है, तो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। They are appointed for a 6-year term or continue till the age of 65 whichever is earlier। ओके, और साथ के साथ में ये जो भी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं तो उसकी 2 क्राइटेरिया बोली जाती है। एक तो आप 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हो, राइट, जो भी आपका टर्म है, आपका जो भी आपका ड्यूरेशन है वो 6 साल का रहता है, या फिर 65 एज तक, जो भी पहले आ जाए। हो सकता है अगर आपको, आप मान के चलो आप है ना 62 की एज में बने हो, राइट, आप 62 की एज में बने हो तो आपके 3 साल ही होंगे और आपका 65 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बेसिस में क्या होगा, आपका 65 एज जो है हम उसको कंसीडर करेंगे। अब बट मान के चलो आप 50 की एज में बन गए तो उस टाइम पे क्या करेंगे, आपका 6 साल वाला आपका जो प्रोसीजर है उसको आपका क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि 6 साल वाला टर्म आपका पहले आ रहा है या फिर आपकी एज और कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 65। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी आपकी पहले आ जाए। द ECE
आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द प्रेसिडेंट इफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेक सच अ रिकमेंडेशन विद अ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, अब ये जो भी आपके चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं कैन बी रिमूव किए जाते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मान के चलो जो उनकी 6 साल का टर्म है उसके पहले भी चाहे तो उनको क्या किया जाता है, उनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन वो कब किया जा सकता है, बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट ही इन्हें क्या करेगा, इनको रिमूव कर सकता है। ठीक है, बट जो भी आपके पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोक एंड राज्यसभा दोनों हाउस के अंदर स्पेशल जो मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी होगी, उसके बाद ही आपका क्या किया जा सकता है, इन्हें रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है और आपकी सिंपल मेजोरिटी क्या होती है बच्चा। बस आपको इतना ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जा सके कि इनको कैसे रिमूव किया जाता है तो प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकता है, लेकिन उधर कंपलसरी है कि आपके दोनों हाउस पार्लियामेंट के जो आपके लोकसभा और राज्यसभा कहलाते हैं, लोअर और अपर हाउस कहलाते हैं, जो उनके अंदर क्या होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम इनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं फंक्शन क्या है इसका, इलेक्शन कमीशन का। तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। जैसे कि फर्स्ट है कि ये क्या करती है, इट सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ द अप टू डेट वोटर लिस्ट। सबसे पहले तो इसका काम क्या होता है, जो भी वोटर की लिस्ट है उसको अप टू डेट रखती है, राइट। जैसे कि आपके जब भी इलेक्शन हो रहे हैं तो अब सब ऑब्वियसली बात है ना कि अब कुछ लोग होंगे 18 के होने वाले होंगे या कुछ बाहर होंगे आए होंगे, तो उन सबको क्या करके रखती है, पूरा उसको अप टू डेट करके रखती है। दूसरा चीज क्या करके रखती है कि जो भी आपकी इलेक्शन का टाइमिंग है, जो भी प्रिपरेशन एंड ऑल, उसको क्या करके रखती है, प्रॉपर उसकी भी पूरी तैयारी अच्छे से मैनेज करके रखती है आपकी। थर्ड क्या करके रखती है आपका, द कमीशन ऑल्सो इम्प्लीमेंट अ मॉडल कोड ऑफ द कंडक्ट फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये एक तरह से बोलना चाहिए, एक कोड देती है, एक सिंबल देती है हर पार्टी को, हर कैंडिडेट को, जिसके कारण आपका फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सके आपका, राइट। The EC accord recognition to political party and allot symbol to each of them, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक तो मॉडल कोड दिया जाता है आपका कंडक्ट करने के लिए पार्टीज और कैंडिडेट को, साथ के साथ में एक सिंबल भी अलॉट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो कमल का फूल, ठीक है, कांग्रेस की बात करें तो वो जो आपका हाथ का पंजा होता है एंड ऑल, इस टाइप के आपके सिंबल दिए जाते हैं। ओके, एंड अब हम देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है आपका। तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो अगर हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं बच्चा, तो जितने लोग वहां प्रेजेंट हैं आपके, जो भी वोटिंग कर रहे हैं, उसमें से 2/3 लोग क्या होने चाहिए, वो लोग वोट करने चाहिए, तभी जाके आपका क्या होगा, आप जो आपके चीफ कमिश्नर हैं आपके, बोलना चाहिए इलेक्शन के, उसको आप क्या कर सकते हो, उनको रिमूव कर सकते हो, राइट। अगर हम सिंपल मेजोरिटी की बात करें तो ये क्या बोला जाता है, ऑफ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जो भी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है उसके अकॉर्डिंग की जाती है। लेकिन जब हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो जितने लोग प्रेजेंट एंड वोट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका 2/3 मेजोरिटी क्या होनी चाहिए, उनके फेवर में होनी चाहिए। ओके बच्चा, नाउ अब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देखेंगे। अगर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं तो आज सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम FPTP टू सम वेरिएंट ऑफ द PR सिस्टम। कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है जिसके अंदर हम FPTP को हम यूज करते हैं, तो कुछ हद तक हमें PR सिस्टम के अंदर उसको क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। देयर शुड बी strict provision to control the role of money in electoral politics। अब क्या बोला जा रहा है, इसके अलावा आपके स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाने चाहिए जिसके अंदर जो भी रोल ऑफ मनी है वो एक हद तक ही हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अनाधुन पैसा खर्च कर रहे हो, लोग बागों को फालतू में है ना मिसगाइड कर रहे हो, वो कुछ नहीं होना चाहिए। आपका एक फिक्स कर देना चाहिए कि आप इतना ही पैसा लगा सकते हो या इतना ही आप कर सकते हो करके, इसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनना चाहिए आपका, राइट। There should be complete ban on the use of caste and religion appeal in the campaign। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, इसके अलावा टोटली बैन होना चाहिए इस चीज पे। किस चीज पे, जैसे कि लोग बाग कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे वोट के लिए अपील करते हैं ना कि भैया हमारे कास्ट वाले हैं हमें ही वोट दें। ठीक है, ऐसे बोला जाता है बीजेपी वाले, हिंदू वाले बीजेपी को वोट दें, हम तो मुसलमानों के साथ हैं, हम हिंदू के साथ हैं, हम क्रिश्चियन के साथ हैं, या हम
इस कास्ट को हम बिलोंग करते हैं तो आप लोग हमें ही वोट दें। तो इस टाइप की जो अपील की जाती है ना वो पूरी तरीके से बंद हो जानी चाहिए। There should be a law to regulate and function of political party and to ensure that they function in the transparent and democratic manner. इसके अलावा एक और रूल एंड मतलब एक तरह से लॉ बनना चाहिए। लॉ बनने के साथ साथ उसको रेगुलेट भी करना चाहिए कि क्या मतलब स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि बना दिया लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम पॉलिटिकल पार्टी क्या फंक्शनिंग कर रही है, ट्रांसपेरेंसी रखी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो डेमोक्रेटिक मैनर के अंदर काम कर भी रही है, फंक्शन कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। मतलब अपनी मनी का या अपने मसल पावर का वो मिसयूज तो नहीं कर रही है कहीं। तो इन सब चीजों पे क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। There should be a special provision to ensure that at least 1/3 women are elected to the parliament and assembly. इसके अलावा बोला जा रहा है आपका स्पेशल प्रोविजन बनना चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट 1/3 जो है वुमेन को इलेक्ट करना चाहिए, किसके अंदर, पार्लियामेंट एंड असेंबली के अंदर। ओके, पता नहीं क्यों नहीं लगता है कि आपका वुमेन का करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है वुमेन को करना चाहिए ना, जब वो अपने घर को इतने अच्छे से मैनेज कर सकती है तो ऑब्वियसली बात है कंट्री को भी कर ही सकती है ना। बट ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं। कैंडिडेट विद एनी क्रिमिनल केसेस शुड बी क्या बोलना चाहिए, शुड बी बेरेड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन इवन इफ द अपील इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। और कोई भी कैंडिडेट जो है अगर उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है, ठीक है, या फिर वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग भी है, उसके बाद भी उसको इलेक्शन लड़ने नहीं देना चाहिए, राइट। अगर आपके ऊपर कोई भी केस हो गया ना, आपको इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए। ये तो सबसे बड़ी चीज है। इवन आई थिंक थोड़ा सा एजुकेशन एंड ऑल उस पर भी ध्यान देना चाहिए बट नहीं दिया जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म, ये तो हमने लीगल रिफॉर्म की बात की, देयर आर 2 अदर वे ऑफ इंश्योरिंग दैट इलेक्शन रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशन एंड द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। जो हमने लीगल रिफॉर्म देखे, इसके अलावा भी और भी हमें 2 चीजें बोली जा रही हैं कि इसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए। one is of course that people themselves have to made more vigilant, more actively involved in political activity। क्या बोला जा रहा है बच्चा कि ऐसा नहीं है कि भैया सब कुछ हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर छोड़ दिया, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही छोड़ दिया कि वो ही सब करें। नहीं, हमें भी चीजें करनी चाहिए, हमें भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी हमारे यहाँ इलेक्शन एंड ऑल होते हैं या जो भी चीजें होती हैं हमें उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, दूसरी चीज, various political institution and the voluntary organization can be developed which are active in functioning as watchdog for ensuring free and फेयर इलेक्शन। इसके अलावा हर एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, ठीक है, जिसके कारण वो भी ध्यान रख सकें कि ये जो आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है वो प्रॉपर उसके ऊपर मतलब पूरी तरीके से वॉच कर सके, उन्हें ध्यान रख सके कि वो फंक्शनिंग अच्छे से कर रही है, नहीं कर रही है, या फिर जो आपके इलेक्शन हो रहे हैं वो सही में कहने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन है या फिर सही मायने के फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। इन सब चीजों पे क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ओके, समझ में आया बच्चा? सो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो वन शॉट आपको समझ में आया होगा। स्पेशली आपको ये समझ में आया होगा, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है वैसे देखा जाए तो। आपको FPTP क्या है आपका, वो कैसे काम करता है, और PR आपका कैसे काम करता है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, कैसे वो काम करता है, कैसे उसके अंदर आपके कमिश्नर को चूज एंड ऑल किया जाता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, ये सब चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद भी आपको लगता है बच्चा कोई भी डाउट है या कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है या कोई और आपके मन के अंदर क्वेरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको क्या करूंगी, आपका कमेंट पढ़ के आपकी जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी आपके क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर मैं इसी चैप्टर का क्या लेके आने वाली हूँ, एमसीक्यूज लेके आने वाली हूँ। आप रेडी रहिएगा उसके लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड इससे पहले आपसे मेरी एक अपील है, जो आपको पता ही है मैं क्या करती हूँ, कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को। एंड जब आप हमारा वीडियो देख ले तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है वो वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप शेयर करो बच्चों, आपके फ्रेंड्स इन लोग के साथ हो सकता है उनके लिए भी यूजफुल हो, और साथ में लाइक एंड कमेंट करो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।